लौट आओ आशीष, तुम कहाँ चले गए? लौट आओ। तुम तो कह रहे थे कि बेगुनाह हो। तुमने तो सबको बताया कि दंगल देखने गए थे। फिर ये नौबत क्यों आ गई? क्यों तुम छुपे हुए हो? लौट आओ आशीष, तुम कहाँ चले गए? अक्सर शहरों में, गांव में, कस्बों में जब बच्चे गुम जाते हैं तो उनके लिए ऐसे पोस्टर लगा दिए जाते हैं। आज हम भी ऐसा ही एक पोस्टर आशीष के नाम का लगा रहे हैं, क्योंकि पुलिस भी उनका इंतजार कर रही है। उनके पापा खुद उनका इंतजार कर रहे हैं। आशीष वही हैं, भूल मत जाइएगा, लखीमपुर खीरी में, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी गाड़ी से कई लोगों को रौंद दिया, फायरिंग भी करी वहाँ पर। इसके बारे में विस्तार से आज बात करेंगे। नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। इस वक्त आप टाइम्स ऑन भारत के साथ हैं और वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। लोकतंत्र में आज 2 खास मुद्दों पर, जो आपसे ही जुड़े मुद्दे हैं, उस पर हम करेंगे बात। सबसे जरूरी और सबसे पहली बात, जैसे आपने अभी देखा, आशीष को वापस बुलाने की जो हमारी अपील है, क्योंकि आशीष कहते थे कि वो बिल्कुल बेगुनाह है, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए अपनी बेगुनाही साबित करने का। उसके ऊपर करेंगे बात, क्योंकि पिछले 4 से 5 दिन से आशीष अब बिल्कुल गायब नजर आ रहे हैं। घर पर उनके नोटिस चिपके जा रहे हैं, कोर्ट में भी फटकार लगाई जा रही है, लेकिन आशीष मिश्रा पुलिस के सामने आज कम से कम नहीं पहुंचे। इसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसा मुद्दा जो बार बार एक टीस की तरह, एक कांटे की तरह चुभता ही जा रहा है। महंगाई को लेकर आखिर क्यों महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सबसे पहले लोकतंत्र में इस वक्त की 6 बड़ी खबरें। लोकतंत्र लगातार एक ही सवाल उठा रहा है, कब होगी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी। सवाल यही है, कहां है आशीष मिश्रा? पिछले 5 दिन से हाथ पर हाथ धरे उत्तर प्रदेश की पुलिस अब कह रही है कि उनको ढूंढ रहे हैं, उनकी तलाश में हमने एक टीम भी बनाई है। आज आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी पूछ रहे थे। अब जो उनके पिताजी हैं, यानी कि आशीष मिश्रा, आपके जो गृह राज्य मंत्री पिताजी हैं, वो भी आपको ढूंढते ढूंढते दिल्ली से लखनऊ पहुंच गए। अगर आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया आप मेरी बात सुन रहे हैं तो सवाल यही है, हैं कहां आप? कुछ तो आपको बोलना ही पड़ेगा। आपका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा। पहले आप चीख चीख कर बार बार कह रहे थे कि आप बेगुनाह हैं, अब कोई कहता है कि आप बीमार हैं, कोई कह रहा है कि आप फरार होकर नेपाल पहुंच गए हैं। माजरा क्या है मोनू भैया, ये आपको हमें समझाना पड़ेगा, क्योंकि सब इस वक्त देश में यही पूछ रहे हैं। लौट आओ मोनू भैया। लौट आओ आशीष, तुम कहाँ चले गए? लौट आओ। तुम तो कह रहे थे कि बेगुनाह हो। तुमने तो सबको बताया कि दंगल देखने गए थे। फिर ये नौबत क्यों आ गई? क्यों तुम छुपे हुए हो? लौट आओ आशीष, तुम कहाँ चले गए? तुमने कहा था कि मैंने गोली भी नहीं चलाई। कह रहे थे कि हादसे वाली जगह पर भी नहीं थे तुम। चीख चीख कर बेगुनाही के सबूत दिखाने वाले थे तुम। लौट आओ आशीष, कहाँ चले गए? मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि मैं सुबह 9 बजे से शाम के कार्यक्रम समापन होने तक अपने गांव बनबीरपुर में दंगल के स्थान पर ही मौजूद रहा हूं। कैमरे के सामने तुमने कितने दावे किए, फिर दंगल देखने का एक वीडियो भी आया। तुम तो अपने दोस्त सुमित की तरह भाग भी नहीं रहे थे। तुम तो गांव में होने का दावा कर रहे थे। तुम तो उस दिन थार की सवारी भी नहीं कर रहे थे। फिर कहां चले गए आशीष? अब तो सामने आओ। लौट आओ आशीष। गांव वाले कह रहे हैं मोनू भैया कहां चले गए। पुलिस कह रही है आशीष का पता ही नहीं। विपक्ष के नेता कह रहे हैं तुम नेपाल भाग गए। गांव में इस बात को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई। लोग क्या क्या कह रहे हैं। लौट आओ आशीष, लौट आओ। जो गृह राज्य मंत्री हैं उनका नेपाल से पुराना रिश्ता है, उस बॉर्डर से। अगर उनका पुराना देखेंगे, जैसा उन्होंने भाषण में कहा था अपने, कि मुझे गृह राज्य मंत्री मत समझो, मुझे सांसद या विधायक मत समझो, मुझे कुछ और समझो, तो समझ लीजिए नेपाल से उनका कैसा रिश्ता रहा है पहले का। क्या सच में नेपाल भाग गए? अगर तुम ये रिपोर्ट देख रहे हो तो लौट आओ मोनू भैया। कानून पर भरोसा तो रखो। घर के लोग कह रहे हैं तुम यहीं कहीं हो, फिर किससे छिप रहे हो आशीष? लौट आओ, सामने तो आओ। देखिए, ऐसा है, भागने का कोई काम नहीं होगा। फेस करा जाएगा, एसआईटी की जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। इसमें कहीं कोई वो नहीं है।
समय था, फिर क्यों नहीं पहुंचे? थोड़ा बहुत लेट हो जाता है आदमी आने कितने आने बजे में। तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि आशीष अब देखिए पहुंचे? ये मैं अभी सर, आप मैं उनके हम भाई तो हैं। मैं अंदर से आ रहा हूँ। आशीष, तुम्हारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पिता कह रहे हैं तुम बीमार हो। अचानक क्या हो गया तुम्हें आशीष? तुम ठीक तो हो? कल उनको नोटिस मिला था, आज कल उनका स्वास्थ्य उन्होंने स्वयं ये कहा है कि कल मैं पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष है। पापा कह रहे हैं तुम बीमार हो और जमाना कह रहा है फरार हो। सच क्या है आशीष? हो कहाँ तुम? लौट आओ आशीष, लौट आओ। अब तुम्हारे दोस्तों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ गई है। अपना नहीं तो अपने दोस्तों का सोचो आशीष। लौट आओ आशीष। मैं था, आशीष मिश्रा भैया उस गाड़ी में नहीं थे, और चूंकि उसके पीछे भी जो गाड़ी थी वो मेरे साथी गाड़ी निकली थी, उसमें भी आशीष भैया नहीं थे। मैं जब निकला था तो आशीष मिश्रा भैया कार्यक्रम स्थल पे थे उस समय। तुम समन पर क्यों नहीं आए आशीष? एक बार पुलिस को तो बता दो बेगुनाही के किस्से। पिता तुम्हारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, देश भर की पुलिस उनके इशारे पर चलती है। अपना नहीं तो पापा का सोचो आशीष। पूरा का पूरा विपक्ष तुम्हारे पापा से इस्तीफा मांग रहा है। दिल्ली आए तो मीडिया उनके सामने सवालों की फेहरिस्त लेकर खड़ी हो गई। पापा से कुछ कहते बन नहीं रहा था। अब जरा अपना नहीं तो अपने पापा की सोचो आशीष। लखीमपुर के सांसद हैं वो, उनका भी कुछ सोचो आशीष। लौट आओ मोनू भैया, कहाँ चले गए? अब पुलिस ने घर पर पोस्टर चस्पा कर दिया। एक नहीं 2-2 पोस्टर लगा दिए। पोस्टर के जरिए तुम्हारी तलाश चल रही है। मोबाइल भी बंद आ रहा है। कहाँ हो आशीष? लौट आओ, तुम्हें यूपी की पुलिस ढूंढ रही है। लखीमपुर को तुम्हारा इंतजार है। इंतजार की घड़ी बीत रही है। अब लौट आओ आशीष, अब लौट आओ आशीष भैया। अब तो 80 घंटे हो चुके हैं जब FIR दर्ज हुई थी। कल तक का टाइम है तुम्हारे पास। कल पेश हो जाना आशीष भैया। पुलिस को तुम्हारा इंतजार है। इस इंतजार को खत्म करो मोनू भैया। अब लौट आओ आशीष। हमने ये पूरी शिद्दत से, मेरे प्रोड्यूसर्स ने और हमने मिलकर सोचा कि मोनू भैया का थोड़ा ज़मीर जगा दें, उनको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी फजीहत हो जाएगी अगर कल आप नहीं पहुंचे तो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ज़बरदस्त फटकार लगाई। पहले मैं आपको अपने 2 सहयोगियों से मिलवा देता हूं जिनसे हम बात करेंगे। इस वक्त लखीमपुर से मेरे सहयोगी आदर्श हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत कुमार हैं, वो हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री के घर के बाहर हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं आदर्श, ये समझने के लिए कि ये जो हमारी अपील थी मोनू भैया को कि वापस आ जाइए, आपका इंतजार पुलिस कर रही है। वैसे तो पुलिस ने 5 दिन का पूरा समय दिया उनको सोचने का, समझने का। कल से गायब हैं। कुछ अता पता चला कि नेपाल पहुंच गए या घर पे ही हैं? देखिए, लगातार यूपी पुलिस इनको तलाश कर रही है, और ना सिर्फ घर पर बल्कि इसके बाद जो उनका घर नेपाल बॉर्डर के नज़दीक है वहाँ पर भी यूपी पुलिस की कई टीमें बनी हुई हैं, और उन्होंने इस बात की तफ्तीश की है कि आखिर मोनू भैया कहाँ हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। और उन्हीं मोनू भैया की तलाश के लिए ना सिर्फ क्राइम ब्रांच की टीम बल्कि सर्विलांस की अलग अलग टीमें लगाई गई थी, जो लगातार ये CDR लोकेशन निकाल रही थी, उनको पल पल ट्रैक कर रही थी कि आखिर मोनू भैया हैं कहाँ। और उसी ट्रैकिंग में ये पता चला है कि उनकी आखिरी लोकेशन जो उनके ऑफिशियल नंबर से मिली थी वो नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक थी। हमने उनके घर पर उनके परिवारीजनों से और बाकी लोगों से कई बार बातचीत करने की कोशिश की, तो उनका ये कहना था कि देखिए, हमने कोई अपराध नहीं किया है और बिना अपराध के हम किसी से भी बचने या भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम वक्त पर ज़रूर पहुंचेंगे। आज पूरा दिन मोनू भैया के इंतजार में हम लोग बैठे रहे। एक एक पल की खाकछानी है कि आखिर मोनू भैया आएंगे और पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाएंगे। लेकिन हमें भी नाउम्मीदी मिली और पुलिस को भी नाउम्मीदी मिली, क्योंकि मोनू भैया उस जगह पर पहुंचे नहीं जहां पर पुलिस ने उनको बुलाया था। आदर्श, उनके पिताजी लखनऊ जरूर पहुंचे हैं, तो क्या वो लखीमपुर भी आने वाले हैं? किया गया है और उसमें ये लिखा गया है, बिल्कुल। अजय मिश्रा लखनऊ पहुंचे हैं। बीजेपी के जो कार्यकारिणी की बैठक थी स्थानीय स्तर पर जो लोकल नेताओं की होती है उसमें वो शामिल हुए हैं, और उनका आज रात में लखीमपुर खीरी आने का भी प्रोग्राम है। हालांकि हमने उनसे बातचीत की है तो वो कह रहे थे कि हम इत्मीनान से आपसे कल मिलेंगे। यानी ये भी एक तरीके से संदेश दे रहे थे कि जब वो कल इस शहर में मौजूद होंगे तो उसी दौरान आशीष मिश्रा और मोनू यहाँ पर पुलिस के सामने पेश होंगे, ऐसा उनका दावा है। आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पे नज़र बनाए रखिए। जब आएंगे मंत्री जी तो कोशिश कीजिएगा उनसे पूछने की कि गृह राज्य मंत्री
होते हुए उनको लगता नहीं है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा कोई और आरोपी होता इस देश में जिसके ऊपर हत्या का, गोली चलाने का मुकदमा दर्ज होता, उससे भी क्या पुलिस इतने आराम से ही, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं किड ग्लव्स, इतने शांति से उसको लेके घूम रही होती? सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या क्या कहा, क्योंकि काफी कड़ा आज सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाई गई यहां पर जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है और सरकार को। उत्तर प्रदेश की पुलिस की जांच और राज्य सरकार के उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा। चीफ जस्टिस और 2 और जज साथ में थे जब यह बातचीत हो रही थी। हत्या, गोली चलाने का अगर कोई और आरोपी होता तो क्या उसके साथ भी ऐसा ही होता? 302 के मुकदमे में तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, फिर देरी किस बात की? आरोपी को गिरफ्तार नहीं करके पुलिस क्या संदेश देना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हिदायत दी कि साक्ष्यों के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। डीजीपी को इस बात की जानकारी दी गई है। इस पूरे मामले में हमें राज्य सरकार गंभीर नहीं लग रही है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और साथ ही साथ यह भी कहा जिस तरीके से गाड़ी चलाई गई उससे जो आरोप है, मैं आपको बताता हूं कि हरीश साल्वे जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार के इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके वकील थे, उन्होंने भी 2 बड़ी बातें कही और 2 बड़ी बातें मानी भी। उन्होंने ये बात कही कि जिस तरीके से गाड़ी चलाई गई, लगता है कि आरोपों को, जो आरोप हैं, हत्या के आरोप हैं, उसको बल मिलता है। हरीश साल्वे ने यह बात कही है। हादसे वाली जगह पर 2 गोली के खोखे मिले हैं। बार बार एक पूरा कोशिश कर रही थे एक नैरेटिव बनाने की कि गोली तो चली नहीं, फायरिंग तो हुई नहीं, किसान झूठ बोल रहा है, हो सकता है किसी को गोली न लगी हो। ये हरीश साल्वे ने खुद ने बोला कि गोली के 2 खोखे मिले हैं, हो सकता है उन्होंने फायर किया हो और मिस कर दिया हो। लेकिन लोगों ने जो बात कही कि वहां पर गोली चली थी, वो कम से कम सच होती दिखाई पड़ रही है। 2 खाली खोखे मिले हैं। ये हरीश साल्वे जो उत्तर प्रदेश की सरकार को, एक बहुत बड़े वकील हैं, आज रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ये बातें कही। प्रशांत के पास ले चलता हूं आपको सीधे। प्रशांत, जिस तरह की फटकार आज उत्तर प्रदेश की सरकार को लगी है, उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए शायद इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता था। 5 दिन से कह रहे थे कि हम साक्ष्य जुटा रहे हैं, आज कोर्ट पूछ रहा है 302 के मुकदमे में इतनी जो ढील है वो और भी लोगों को मिलती है क्या? जी बिल्कुल अंकित, और ये सीधा सवाल मैंने उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, बहुत जिम्मेदार मंत्री हैं, मोहसिन रजा, उनका ये कहना था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पुलिस और वहाँ के प्रशासन ने काम किया, वो प्रायोरिटाइज किया कि हमें करना क्या है। पहले हमें लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को हमें कंटेन करना था, हमने वो किया और हमने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बिल्कुल विपरीत था। मैंने उनसे पूछा कि 302 में नामित मंत्री का बेटा अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो क्या वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है? क्या पुलिस की प्रायोरिटी ये नहीं है कि 302 मर्डर के मुकदमे में नामित मंत्री के बेटा को गिरफ्तार करें? कहीं ना कहीं इस सवाल से वो बचते नजर आए और सरकार के अच्छे कामों की पुलिंदा बांधते नजर आए। मगर जो बात है, इस वक्त अंकित है, खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर। ये 5 कालिदास मार्ग है जहाँ पे कि आदित्यनाथ जी रहते हैं। पहले आपको याद होगा कि पहले अंदर तक जाने की परमिशन हुआ करती थी हम लोगों को, हम लोग जब रिपोर्टिंग करते थे यहाँ से, मगर अब अंदर हम तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि यहीं पे रोक दिया जाता है। मगर जो बात है, 5 दिन तक पुलिस सोई रहती है, पुलिस नोटिस पे नोटिस देती है और वो नहीं आते हैं मिलने के लिए। उसके बाद मंत्री का कहना है कि कल मेरा जो बेटा है वो जाके सारे सवाल लेगा, वो पूरे प्रोब में शामिल होगा और जो बातें होंगी फिर बाद में होंगी। तो कहीं ना कहीं ये लैक्सिटी एक तरह से पुलिस की तरफ से दिखाता है और उनके इंटेंशन और क्रेडिबिलिटी दोनों पे कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़े करता है। अंकित, हमसे जुड़ने के लिए वहां पे, क्योंकि राजनीतिक हलचल भी इस खबर को लेकर काफी ज्यादा है, प्रशांत पल की खबरें वहां से हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। मैं इस वक्त एलन राव साहब को भी अपने कार्यक्रम में लाना चाहता हूं, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। सर, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आज कोर्ट ने बड़ा सीधा सीधा पूछा, 302 का मुकदमा किसी के ऊपर हो तो क्या किसी और आरोपी को इतनी ढील मिलती है? देखिए, बिल्कुल सही सवाल था माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। जनरली हमारे भारत में ऐसा होता नहीं है कि 302 के मामले में एफआईआर में नाम हो तो उसको एकदम इतने दिन तक छूट दी जाए। हाँ, उन केसेस में हो सकता है जिनमें बहुत ही ज़्यादा डाउट हो, नाम तो किसी ने लिख दिया है, जैसे जनरली गांव में होता है या भारत के देश के गांव में झूठा नाम भी लिखाते हैं, उसमें अगर बहुत सॉलिड एविडेंस ऐसी हो कि वास्तव में झूठा नाम है, उसमें थोड़ी इंतज़ार की जा सकती है साक्ष्य जुटाने में और ये पता करने में वास्तव में ये आदमी इसमें झूठा नाम तो नहीं है इसका,
क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का ये भी काम है कि वो किसी गलत आदमी को भी अरेस्ट ना करे। लेकिन इसमें तो साक्ष्य ऐसा लग रहा है जैसे कि जो आदमी पकड़े गए उनके स्टेटमेंट के में भी, और जो दूसरे वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें भी, और कई चीज़ें ऐसी एविडेंस है इसमें कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व कर रही हैं उनको। लेकिन फिर भी दूसरी बात यह है, सबसे इम्पोर्टेंट, आज 5वां दिन है, 5वां-6वां दिन है, उनको बुलाने पर भी आज वो नहीं अगर आते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी गिल्टी कॉन्शियस है। अगर कोई आदमी कोई इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं है किसी की और उसको बुलाया जाता तो आके स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखे, बताया कि देखिए मैं नहीं था और ये मेरे आधार है नहीं कहने के, तो मेरे जो राव साहब 5 दिन तक अगर पुलिस सवाल जवाब भी नहीं करती है, मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है, ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि कुछ उनको और साक्ष्य जुटाने हैं वो जुटाएं, लेकिन 5 दिन तक अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो इतना पावरफुल है उसको आप छोड़ देते हैं, तो क्या ये ना माना जाए कि उसको समय मिल जाएगा एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का, लोगों को धमकाने का, जो वहां पर विटनेसेस हैं उनको धमकाने का? गाड़ी उनके नाम पर है, कम से कम पुलिस को पहले दिन जाकर उनसे सवाल जवाब तो करने चाहिए थे। डेफिनेटली यही एक आधार होता है कि किसी ऐसे सीरियस केस में जमानत ना देने का और आदमी को कस्टडी में रखने का, कि वो जब तक इन्वेस्टिगेशन हो तब तक, खासतौर से मर्डर केस में अगर जब तक इन्वेस्टिगेशन है वो किसी गवाह को ना धमकाए और या किसी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ ना हो पाए, या जो अवेलेबल एविडेंसेस हैं उनके साथ में कुछ भी गड़बड़ ना हो, यही एक पर्पज होता है अंदर रखने का, अदरवाइज कोई और मकसद नहीं होता है। और कभी कभी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ट्रायल तक भी ऐसा होता है, अगर जजेस को लगता है, कोर्ट को ये लगता है कि ये आदमी बाहर आकर ट्रायल को डिस्टर्ब कर सकता है या गवाहों को विन ओवर कर सकता है, उनको धमका सकता है, उनको बरगला सकता है, तो ये भी एक आधार है कि उसको जमानत नहीं दी जाती है। तो ये सब चीजें कंसीडर की जाती हैं कोर्ट में जमानत देने और ना देने पर, इसीलिए 302 के जैसे संगीन अपराध में जनरली जमानतें नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके थोड़ी और स्पष्टता हुई और यह भी समझ में आया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का शायद जो रोल है इस वक्त संदेह के घेरे में जरूर है, क्योंकि बड़ा सवाल अब यही है कि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मिश्रा को वो खुद भाग गए हैं या उन्हें भगाया गया है। कल अगर नहीं पहुंचे तो इस सवाल को और जोर से, पूरी ताकत से फिर उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आशीष मिश्रा से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक दूसरी खबर की, जिसका जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, कांटे की तरह चुभ रही है लगातार। महंगाई की बात करते हैं। बीते 4 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जनता परेशान है। पेट्रोल डीजल के दाम सीधे सीधे आपकी और मेरी जेब पर सीधा प्रहार करते हैं। आपको सबसे पहले मैं कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाऊंगा, आपकी आवाज भी हम इसमें दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि इसका असर कैसे पड़ता है। किस शहर में कितना है पेट्रोल का दाम? आप बाहर जा रहे होंगे, आपको तो मुझसे बेहतर पता है कि कितना आप दे रहे हैं पेट्रोल डीजल का जो खर्चा है इस समय, कौन से शहर में कितना है। हैदराबाद में 107 रुपए 67 पैसे के दाम पे इस समय पेट्रोल बिक रहा है और जो डीजल है वो 100 रुपए से ऊपर है। बेंगलुरु में 107 रुपए 10 पैसे का पेट्रोल है और 97 रुपए 74 पैसे का डीजल है। पटना में 106 रुपए 56 पैसे का पेट्रोल है, 98 रुपए 61 पैसे का डीजल है। रांची में 98 रुपए 5 पैसे का पेट्रोल है, 97 रुपए 21 पैसे का जो है वो डीजल बिक रहा है। लखनऊ में भी 100 के पार है, 100 रुपए 56 पैसे का डीजल मिल रहा है, 92 रुपए 53 पैसे का डीजल मिल रहा है और 100 रुपए से ऊपर का पेट्रोल है। भोपाल में तो हद ही है, 112 रुपए 3 पैसे का पेट्रोल मिल रहा है 1 लीटर और 101 रुपए 13 पैसे का डीजल। चंडीगढ़ में भी बस 100 के बिल्कुल आसपास ही है, 99.63, और जो डीजल है वो 91.81 रुपए प्रति लीटर पे बिक रहा है। अब देख लीजिए कि दाम कैसे बढ़ते जा रहे हैं। एक और आपको मैं, क्योंकि बार बार सरकार ये दलील देती है कि देखिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कच्चा तेल बढ़ जाता है घट जाता है, उसके हिसाब से चीजें बढ़ती घटती रहती हैं। 2014 से शुरू करता हूं, थोड़ा आपको समझ में आएगा। कच्चा तेल 2014 में $106.8 प्रति बैरल हुआ करता था। तब हमारे देश में 71 रुपए 40 पैसे का पेट्रोल प्रति लीटर बिका करता था। अब कच्चा तेल जो है उसके बाद जो अगर हम आए उसके अगर हम चलते रहें तो उसके बाद हम दिखाएं 58 रुपए प्रति बैरल जब हुआ तो उसके बाद पेट्रोल की कीमत जो है वो गिरी 59 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वो गया। 2016 में कच्चा तेल बहुत नीचे आया, 35 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से बिक रहा था। तब पेट्रोल की कीमत 61 रुपए प्रति लीटर थी। अब आइए साल 2020 में रिकॉर्ड तोड़ कीमतें गिरी कच्चे तेल की।
$21 प्रति बैरल के हिसाब से कच्चा तेल मिल रहा था, लेकिन पेट्रोल की कीमत कम होने की जगह और बढ़ गई, $71.26 पर पहुंच गई। उसके बाद 2021 में बढ़ा है जरूर जो डीजल का जो कच्चे तेल का दाम है, $73 प्रति बैरल के हिसाब से बिक रहा है, लेकिन पेट्रोल अब $100 से ऊपर, शतक से ऊपर चल रहा है। आप लोगों पर कितना असर डाल रहा है, कुछ आप ही में से लोगों से हमने बात करी, आपको सुनवाते हैं। जेब पे असर तो काफ़ी पड़ रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो कि गहलोत गवर्नमेंट है, इसको सोचना चाहिए कि स्टेट टैक्स काफ़ी ज़्यादा है सेंटर के टैक्स के मुकाबले, तो गहलोत सरकार को सोचना चाहिए इसके लिए। कोई साधन नहीं है, केवल यही है पेंशन का, पेंशन से पैसे निकालते हैं और डालते हैं, और इस पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। बाइक से जाओ, मेट्रो से जाओ, बस से जाओ, हर चीज़ में महंगाई है। सबसे ज़्यादा असर तो हमारी जेब पे पड़ रहा है। सर गुस्सा तो हम कर ही नहीं सकते, गवर्नमेंट इनकी है, सब कुछ इनका है, जैसे बीजेपी चाहे वैसा चलता रहेगा। पहले 70 रुपये करीब था, जब मिनिमम हल्का फुल्का था तो चल जाता था इतना, तो अब 102 रुपये 104 रुपये बढ़ेगा तो टैंक फुल में तो हमारी बैंड बजा 2 दिन में टंकी खाली हो जानी हमारी। जब आप पेट्रोल डलवाते हैं ना अपनी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, कहीं पर भी, तो एक प्रोसेस होती है जिससे आप चल पाते हैं, उसे कहते हैं इंटरनल कंबस्शन। लेकिन ऐसा लग रहा है मतलब अंदर वो जो एक स्पार्क होता है उससे आपको ईंधन जो है वो जलता है और ताकत मिलती है गाड़ी को चलने की। पर जितनी कीमतें बढ़ रही हैं उससे लग रहा है कि बिल्कुल हमारी जेब पर आग ही लगा दी है तेल की कीमतों ने। आपको रेट बताता हूं किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों में 4 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर 102 रुपए से ऊपर था पेट्रोल का दाम और 90 रुपए 78 पैसे के आसपास था डीजल का। 5 अक्टूबर को देखिए फिर थोड़ा और बढ़ा, 102 रुपए 64 पैसे हो गया, डीजल 91 रुपए 8 पैसे हो गया। 6 अक्टूबर को 102 रुपए 94 पैसे हो गया और डीजल 91 रुपए 43 पैसे हो गया। 7 अक्टूबर को 103 रुपए 24 पैसे पे चढ़ गया और डीजल पहुंच गया 91 रुपए 78 पैसे पे। अब 8 अक्टूबर की हम बात कर लेते हैं, 103 रुपए 54 पैसे और डीजल 92 रुपए 12 पैसे। लगातार महंगाई की मार लगातार आपके ऊपर रोज 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 पड़ती जा रही है। आपको याद है वो क्या कहा गया था 2014 में, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार जिनकी सरकार है अब आप उनसे पूछिए कि हमारे ऊपर महंगाई की मार क्यों लग रही है, कितनी। अब मैं पेट्रोल डीजल की कीमतें आपने देख ली, इससे सब चीजों के ऊपर असर पड़ता है। डीजल की कीमतें जैसे बढ़ती हैं तो उसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, हर चीज पे, हर वस्तु पे फर्क पड़ता है क्योंकि डीजल ही ट्रकों को चलाता है जो सामान इधर से उधर ढोते हैं। एक दूसरा जरूरी जो एक ईंधन है वो है रसोई गैस का। रसोई गैस का जिस तरीके से बढ़ रहा है दाम, उसको लेकर पॉलिटिक्स तो खूब होती है, पर मैं आपको बस बताना चाहता हूं कि नॉन सब्सिडी वाला जो सिलेंडर है वो जनवरी 2015 में 605 रुपए का होता था, जनवरी 2016 में ये बढ़कर 657 रुपए का हुआ, जनवरी 2017 में ये घटा और 585 रुपए का हुआ। अब उसके बाद इसकी जरा गति देखिएगा, जनवरी 2018 में 741 रुपए, जनवरी 2019 में 689, जनवरी 2020 में 714, जनवरी 2021 में 694 और अक्टूबर 2021 में आज 859 रुपीस पर, 859 रुपीस पर जो गैस सिलेंडर है नॉन सब्सिडाइज्ड वो खड़ा हुआ है। बार बार कहा जाता है कि कीमतें इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि कोविड के टाइम में धंधा थोड़ा कम हुआ, सरकार को पैसा चाहिए, सरकार को वैक्सीन देने के लिए पैसा चाहिए, सरकार को लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा चाहिए। तो फिर ये जो वैक्सीन के बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं कि फ्री वैक्सीन, वो फ्री कैसे हो गई? सरकार आपसे डीजल की और पेट्रोल की कीमतें, एलपीजी की कीमतें बढ़ाकर पैसा लेती है और उससे आपको वैक्सीन देती है, तो पैसा तो उसका आप ही दे रहे हैं ना, तो फ्री कैसे हो गया? समझ नहीं आता, सरकार समझाने की कोशिश करे तो शायद समझ में आए। अब दाम में जो फर्क है वो भी आपको बता देते हैं। इस वक्त जो है 255 रुपए आप दे रहे हैं फालतू। अब आप ये देख लीजिए कि यही चीजें आपको लग रही होंगी कि बढ़ गई है सिर्फ पेट्रोल डीजल, इसका असर जो है वो किस तरीके से पूरे आपके बजट के ऊपर, आपके राशन के ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है। बाजार में जो कीमतें हैं सब चीजों की, उस पर एक भारी उछाल आया है। एक अनुमान के मुताबिक मैं आपको कुछ बताता हूं, मीट मछली का 19% बढ़े हैं, अंडे 33% दाम बढ़ा है, खाद्य तेल इसमें भी जबरदस्त उछाल है 33% का, दालें 81% बढ़ी हैं और तेल जो बिजली है उसकी वजह से 95% यह भी बढ़ा है। स्वास्थ्य सेवाओं में 78% की इस तरह की वृद्धि आई है और परिवहन संचार सेवाओं में 24% की वृद्धि आई है। अब कुल मिलाकर आप देख लीजिए, जहां पर भी आपका, जिस सेक्टर में भी आप जाएंगे, आपकी जेब से ज्यादा ही पैसा जा रहा है, बचत हो नहीं रही है।
आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट है वो आज 4% पे खड़ा है, जो आपकी एफडी है उसको भी कम करके करीब 6% के आसपास ले आए हैं, और जिस तरीके की जो बचत की स्कीम होती थी सरकार, उसमें भी कटौती करती जा रही है। पैसा बच नहीं रहा, इन्फ्लेशन जो है वो आपकी बचत से उससे कई गुना तेज बढ़ रही है। तो अब सोचिए आम आदमी जो है उनका क्या हाल होने वाला है। कुछ और लोगों की आपको बात सुनाते हैं जिनको लगता है कि उनकी जेब हाय हाय महंगाई मार गई। कहा जाता है ना, महंगाई डायन खाया जाता है, ये महंगाई डकैत खाया जाता है। डकैत सब जो बैठा हुआ है ऊपर, उसी का कारण है कि आज महंगाई इतना बढ़ते जा रहा है। कोई पॉलिसी नहीं है। आज के अभी 2 साल 3 साल में इतना ज़्यादा बजट बढ़ गया कि ना तो हम लोग कोई नया काम कर सकते हैं, न कोई अपना जो रहन सहन का जो पहले जो तौर तरीका उसमें भी बहुत गिरावट आ गया है। सोचना पड़ता है कि क्या करे क्या ना करे। दिन प्रतिदिन पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, सब चीज़ का रेट बढ़ रहा है। अब क्या बोलना है इस पर, सब पब्लिक त्राहिमाम कर रही है महंगाई के बारे में। जब देखिए रेट बढ़ रहा है, जब देखिए सब, अब मिडिल क्लास आदमी को तो जीना मुश्किल हो चुका है महंगाई के बारे में। बच्चों का पढ़ाई लिखाई हो, घर के रसोई राशन का सामान हो, या और भी रिश्तेदारी हो, आना जाना हो, रोग इलाज हो। अब ऐसा लग रहा है हम लोगों को कि फिर से हम लोगों को गैस इतना महंगा होता जा रहा है, 1000 रुपया हो गया, 1000 रुपया से ऊपर होने जा रहा है कि फिर से हम लोग को लकड़ी और उपला पर काम करना पड़ेगा। जिनको आप सिलेंडर दे रहे हैं वो कह रहे हैं अब नौबत ये आ गई है कि फिर से उपले पे काम करना पड़ेगा। क्या करे आम आदमी, किसको कहे आम आदमी? क्योंकि आम आदमी पर जो असर है वो आपको, मैं आरबीआई की, मतलब ये सिर्फ आपको लग रहा हो कि मैं ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं, आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका मैं आपको कुछ आंकड़ा दिखाना की कोशिश करता हूं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आम आदमी की हालत इस समय कितनी बुरी होती जा रही है। वो अपनी बचत में से खा रहा है, कमाई में से नहीं। कमाई तो पूरी उनकी महंगाई में जा रही है, वो अपनी बचत में से भी अब खा रहे हैं। 25 राज्यों में, ये आरबीआई की रिपोर्ट है, 25 राज्यों के 159 जिलों में जो एफडी है यानी कि फिक्स डिपॉजिट है लोगों के, उसमें कमी आई है। यानी कि इसका सीधा सीधा मैं आपको अगर समझाऊं तो जो सेविंग है वो अब खर्च करने पर मजबूर हो रहे हैं लोग। अपनी एफडी तोड़ के अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। बचत घट रही है, कर्ज बढ़ रहा है। 94% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर महंगाई का सीधा असर, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। यानी कि उनकी जो कमाई है उससे ज्यादा उन्हें खर्च करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। जो थोड़ी बहुत बचत कर पा रहे हैं उसको एफडीज को और बाकी चीजों को तोड़कर उनको अपने रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब महंगाई को डायन, एक बड़े गाने में कहा गया, तब वो गाना बड़ा चला था। 1 जनवरी में से 5 अक्टूबर के बीच में दामों में फर्क जो है वो मैं आपको बताता हूं, और ये वो चीजों के दामों में फर्क आपको बता रहा हूं जिसको आप रोज जाकर अपनी जब बास्केट लेके आप बिग बाजार पहुंचते हैं वहां जाके आप खरीदते हैं। 108 रुपए की उड़द दाल हुआ करती थी जो अब 123 रुपए की मिल रही है। इस पे 15 रुपए की समझ लीजिए वृद्धि हो गई, 14%। मसूर दाल 75 रुपए की हुआ करती थी, अब 100 रुपए की मिल रही है, 25 रुपए इस पे बढ़ गया, 33% की महंगाई। मूंगफली का जो तेल था वो 187 रुपीज का मिलता था, 191 का मिल रहा है, और यहां पर करीब 4 रुपए की बढ़त हो गई है, यानी कि 2% की बढ़ाई। सरसों का तेल अब देखिए 194 रुपए का 154 रुपए का मिला करता था, अब 200 रुपए का मिल रहा है, 46 रुपए की इसमें बढ़त हो गई है। इसके साथ वनस्पति तेल जो है 122 रुपए का होता था, अब 145 रुपए का मिल रहा है। सोया तेल जो है 134 रुपए का था, 155 रुपए का मिल रहा है। प्याज जिसके बिना आप खाना नहीं बना पाते, 30 रुपए की होती थी, अब 37 रुपए की मिल रही है, और टमाटर 30 रुपए के होते थे, अब 48 के मिल रहे हैं। कुछ और लोगों की आपको दुख दर्द सुना देते हैं। जो किचन चला रही है, जो किचन 4000 रुपये में महीने का बजट होता है वो दुगना हो गया 8000। सीधे किचन पर इसका प्रभाव पड़ा है। महिलाएं इस पर ज़्यादा बता सकती हैं। गैस सिलेंडर लगभग 450 का हुआ करता था, आज वो लगभग 900 कुछ रुपए का है। और आप पेट्रोल देख लीजिए, आप हर एक चीज़ में, रसोई का तेल देख लीजिए, रसोई में तो सरकार ने इस कदर महंगाई बढ़ा दी है, इतनी महंगाई बढ़ा दी है, आम गरीब लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। हर किसी क्षेत्र में, चाहे हम घर में देखें या हम रसोई में देखें या हम बाहर देखें, हर क्षेत्र में महंगाई दुगनी हो गई है। तनख्वाह तो उतनी है, बल्कि जो खर्चे हैं वो खर्चे एक आम उससे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। भैया पहले से बचत जो है घट गई है बहुत, मीन्स आधी रहेगी बचत। रेट बढ़ेंगे तो बचत बढ़ेगी, वरना तो अभी तो बचत जो है वो आधी है, घट गई है। सुन ले आप लोगों की बात।
अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसमें कहते हैं कि क्या हुआ, महंगाई है, देखिए देश में इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो भैया जिसकी जेब पे अगर आप में सहने की शक्ति है तो आपका जो बलिदान है राष्ट्र निर्माण में वो आपको मुबारक। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, उनके लिए भी सरकार को सोचना ज़रूर पड़ेगा। आज लोकतंत्र में थोड़ा सा जल्दी खत्म करेंगे, विराम देंगे, क्योंकि मेरी सहयोगी ज्योत्सना जो हैं वो उत्तर प्रदेश में घूम रही हैं, लोगों से बात करने की। चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनकी उत्तर प्रदेश यात्रा जारी है। उनका भी जो उन्होंने इतनी दिनों से मेहनत करी है उसके बारे में भी आपको थोड़ा बताते हैं कि क्या सोच रहा है उत्तर प्रदेश। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इसके बाद आने वाली हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरें।